कवर किया था कस्टमर अकाउंट और शिपिंग एंड डिलीवरी, है ना। आज अपन करेंगे टैक्स एंड ड्यूटीज। ठीक है। तो जो भी टैक्सेस होते हैं, ड्यूटी चार्जेस होते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी कस्टम चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो उसका डिटेल्स ये अपडेट करने के लिए रहता है। ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक किसी कंट्री में ही कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट में, तो आपको वहीं का डालना है। अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी स्पेसिफिक कोई कंट्रीज है जहाँ पे टैक्स का और इन्वॉइसेस वगैरह चाहिए होती है, ठीक है, टैक्सेबल ही होता है, तो है ना, वहाँ के लिए आपको टैक्स सेशन जो भी अपडेट करना होता है ना, वो यहाँ पे अपडेट होता है। मैनेज सेल्स टैक्स कलेक्शन। ठीक है। तो आप कलेक्ट करते हो टैक्स, उसके बाद उस गवर्नमेंट को पे करते हो। अगर यूएसए का टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो यूएसए में पे करोगे। अगर इंडिया में टैक्स कलेक्शन कर रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। ठीक है। तो उसकी जो भी है ना, आप जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कर रहे हो आप कुछ, ठीक है, तो अगर उसकी भी कोई ड्यूटीज या इंपोर्ट टैक्सेस होते हैं तो उसका सेटअप आप यहाँ से कर सकते हो। तो उसकी जो भी फीस होती है आपकी कंट्रीज के हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट आपको देता है वो डिटेल्स। तो आप यहाँ पे सेटअप करके उसके जो भी चार्जेस है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो भी कस्टमर परचेज करेगा तो उसकी जब चेकआउट पे है ना, उसका शो हो जाएगा कि कितना परसेंट है ना इस पे टैक्स है या ड्यूटीज है। ठीक है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी चार्जेस है वो वहाँ पे शो हो जाएगा, तो सेटअप कर सकते हो। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती है आपकी, उस पे है ना, ये शॉपिफाई से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस पे वो फीस चार्ज करता है। तो लिखा हुआ द ट्रांजेक्शन फीस इज 1.5% और 0.85% फॉर शॉपिफाई पेमेंट्स। शॉपिफाई पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट्स करते हो तो ये 1.5% या फिर 0.8% जो भी टैक्स लग रहा है उस पर ट्रांजेक्शन फीस लेता है। ठीक है ना, कि ये ट्रांजेक्शन कर रहा है इसके थ्रू, इसके ना चार्जेस है कुल मिला के। ठीक है, ट्रांजेक्शन फीस है वो। तो जो भी ड्यूटीज और इम्पोर्ट टैक्सेस होते हैं उसके चार्जेस लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेडिकेट हाउ टैक्सेस चार्ज। आप किस तरीके से कस्टमर को चार्ज करना चाहते हो टैक्स। ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है इसमें इंक्लूड टैक्स इन प्राइस। जो भी आप सेलिंग प्राइस रख रहे हो, ठीक है, उसी में आप टैक्स ऐड कर दो। एग्जांपल के लिए कि इंडिया के अंदर 18% टैक्स लिया जाता है। ठीक है। तो अगर आपकी है ना प्रोडक्ट कॉस्ट 50 रुपए पड़ रही है, आप परचेज कर रहे हो वेंडर से तो 50 रुपए। ठीक है। उसमें आपकी है ना पैकेजिंग वगैरह और आपकी जो भी लेबर कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट जो भी लग गई वो 15 रुपए मान लो, और आप उसकी सेलिंग प्राइस रख रहे हो 100 रुपए। ठीक है। तो 100 रुपए प्लस 18% टैक्स, मतलब 118 रुपए आप चार्ज करना चाहते हो। जब चेकआउट पेज आएगा तब कस्टमर को ये दिखाना चाहते हो कि 100 रुपए प्रोडक्ट प्राइस है और 18 रुपए टैक्स है। या तो आप वो दिखाओ या फिर आप इसको चेक मार्क कर दो इंक्लूड टैक्स इन प्राइसेस। तो आप 118 रुपए सेलिंग प्राइस रखो। ठीक है। तो आपको कस्टमर को चेकआउट पे दिखेगा, चेकआउट और प्रोडक्ट प्राइस जो भी है आपके स्टोर पे, जैसे कि ये लाइव स्टोर है, इस पे है ना प्रोडक्ट प्राइस दिख रही है $34.38। तो आप इसी के अंदर चेकआउट पे जाओगे तो यही प्राइस रहनी चाहिए, चेंज ही होनी चाहिए। तो आप इंक्लूडिंग टैक्सेस कर दो उसको, प्राइस को। ठीक है। आप इंक्लूडिंग नहीं करना चाहते हो, एक्सक्लूडिंग, तो इसको चेक मार्क मत करो। ओके। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके। फिर इंक्लूड और एक्सक्लूड टैक्स बेस्ड ऑन योर कंट्री, कस्टमर्स कंट्रीज। ठीक है। बहुत सारा क्या होता है, जैसे यूके स्पेशली है ना, तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है ना, तो उसका टैक्सेशन अलग है। तो आपको अगर टैक्स टैक्स इनवॉइस है आपकी, तो ही है ना आपका प्रोडक्ट वहां पे है ना शिप होता है। ठीक है। अगर वहां पे अगर शिप भी हो गया तो भी है ना वहां पे कस्टम है वो उसको होल्ड कर देता है। ठीक है। तो आपको यूके पे कोई भी डिलीवरीज करते हो ना, अगर यूरोपियन कंट्रीज की, तो आपको टैक्सेस जो है ना उसको इंक्लूड करना होता है आपकी इनवॉइस के अंदर। या तो आपको प्राइस में इंक्लूड हो या फिर एडिशनल आप प्राइस कॉस्ट ले रहे हो उसकी टैक्सेस की। ठीक है। तो आप उसको है ना यहाँ पे जाके और ऐड कर सकते हो, गो टू मार्केट प्लेस से। अभी अपन ने यूनाइटेड स्टेट रख रखा है इसको, इसलिए एक्टिव नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप यूके कर दोगे तो यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिखा है इंक्लूड एक्सक्लूड टैक्स बेस्ड ऑन यूर कस्टमर कंट्री, मतलब कस्टमर किस कंट्री का है उसके हिसाब से हर एक कंट्री का आप टैक्सेशन भी लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन आप लगाओगे तो फिर आपको हर कंट्री का टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूएसए का टैक्स लगा दोगे तो आपको यूएसए में हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अगर आप यूरोप में लगाओगे तो यूरोप का करना पड़ेगा, कनाडा है तो कनाडा का। तो आपके सबको टैक्सेशन भी आपको पता होना चाहिए। कभी कुछ चेंजेस हुए वहाँ पे टैक्सेस में तो वो भी आपको अपडेट होना चाहिए डे टू डे। ओके। तो उसका अपडेशन करना होता है तो यहाँ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग शिपिंग रेट। अब बहुत सारी शिपिंग कंपनीज होती है वो ना टैक्स उस पे जो अपना शिपिंग कॉस्ट होती है उस पर भी टैक्स लेती है। ठीक है। तो या तो आप प्राइस डाल रहे हो तो वो टोटल इंक्लूडिंग टैक्स डाल रहे हो, जो भी अपन शिपिंग सेटिंग करते हैं यहाँ पे ऊपर, शिपिंग एंड डिलीवरी। तो इसमें जो भी टैक्सेस जो होते हैं चार्जेस तो वो आप डालते हो तो इंक्लूडिंग टैक्स डालो, जैसे मैंने सेल प्राइस का बताया आपको, इंक्लूडिंग टैक्स इन प्राइसेस।
वैसे इंक्लूडिंग टैक्स इन शिपिंग भी कर सकते हो, या फिर अलग से आप शिपिंग पे भी टैक्स लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ना डाल सकते हो। मतलब सारी डिटेल वाइज अगर किसी को इन्वॉइस चाहिए तो आप यहाँ से अपडेट करके भी कर सकते हो। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग शिपिंग रेट इन टैक्स calculating. This is automatically calculate for Canada, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको एडिशनल अगर चेकआउट के ऊपर चेकआउट पेज पे जाए तो आपको डिटेल्स में ना शिपिंग रेट जो है उसके साथ आपको टैक्सेस भी अलग से शो करना है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है चार्ज वेट ऑन डिजिटल गुड्स। ठीक है, अगर आप कोई डिजिटल गुड्स सेल कर रहे हो, जैसे आप है ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, डिजिटल सर्विसेज कर रहे हो या डिजिटल गुड्स सेल कर रहे हो। गुड्स मीन्स कि है ना, जैसे कि पैटर्न सेल कर रहे हो या कोई फाइल सेल कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की कोई डिजिटल सर्विसेज दे रहे हो, अगर उस पर कोई वेट लगता है, ठीक है, आपकी कंट्री के हिसाब से, तो आप उसको भी है ना चेक मार्क करके, और या डिजिटल गुड्स वेट का आ रहा है कलेक्शन का सेट, तो यहाँ पे आप उसकी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई टैक्स आप कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ना मैं अभी भी किसी भी तरीके का कर रहा हूँ ना, तो उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं कर रखे हैं मैंने, क्योंकि हर कंट्री का एक रूल होता है। इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, आपकी अगर ईयरली इनकम जो है टोटल नेट वर्थ 20 लाख रुपीज आपके अकाउंट में आ रहे हैं, नेट मार्जिन नहीं, एक्चुअल वैल्यू, सेल्स कॉस्ट, मतलब आपने 100 रुपए का आइटम बेचा है, तो आपके 100 रुपए के आइटम कैलकुलेट करके 20 लाख रुपए का अमाउंट हो रहा है। ठीक है, 20 लाख रुपए से 20 लाख 1 रुपए की अगर आप सेल कर देते हो, तो आपको कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, अगर 20 लाख से कम का आपका बिजनेस है तो ना आपको जीएसटी रिक्वायर्ड है, ना आपको कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने की सेक्शन में आते हो आप। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको, आपका जो भी सीए है, आप ईयरली टैक्स पे करते हो, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि तब मेरे को अभी मेरी जो भी इन्वॉइसेस है उसमें टैक्स कलेक्शन करना चाहिए या नहीं। जैसे मैं इट्जी स्टोर है मेरा, इट्जी के स्टोर पे कोई जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, तो इट्जी खुद टैक्स कलेक्ट करता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जिससे ना मेरा ये वाला मैं स्टोर का दिखा देता हूँ आपको। ये जैसा मेरा एग्जी स्टोर है, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे मेरी प्राइसिंग है 11.79। ठीक है, ये 11.79 है। लेकिन जब आप इस पे मेरा प्रोडक्ट प्राइस देखोगे, तो मैंने यहाँ पे प्राइसेस डाल रखी है, वो डाल रखी है अराउंड है ना $10 के आसपास। जैसे 11.99 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्राइस जो डाल रखी है $20 प्राइस डाल रखी है। ठीक है, प्लस टैक्स कैलकुलेट करता है इट्जी। तो जो भी टैक्स कैलकुलेट कर रहा है ना ये, वो टैक्स अपने आप ये गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो मेरे को मेरी इन्वॉइसेस के अंदर है ना टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको मेरा बिलिंग सेक्शन दिखाता हूँ, इसके अंदर दिखाएगा ये। जैसे एग्जांपल के लिए ना, मैंने एक कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो मैं उसकी डिटेल्स दिखाता हूँ आपको। लिस्टिंग प्राइस, जीएसटी, ये रहा। जैसे ये ऑर्डर आया है मेरे पास, ठीक है, $38 का ऑर्डर आया है मेरे पास, ऑर्डर नंबर आ रहा है। फिर इसके ऊपर है ना ये आ रहा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, तो $6 काटा है इसका। ठीक है, फिर जीएसटी ट्रांजेक्शन 7 रुपए इसके काटे, 38 रुपए का था, 6 रुपए काटे, 7 रुपए काटे, इंडियन रुपीज में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जीएसटी चार्जेस जो काट रहा है ना, इट्जी जो है खुद मेरे से डिडक्ट कर रहा है, मेरे से चार्जेस काट लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस यहाँ नहीं आती और टोटल अमाउंट ही मेरे पास आ जाता, ठीक है, और मैंने कस्टमर से उसमें टैक्स अमाउंट लिया है, ठीक है, तो क्या होगा ना, मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा उसका टैक्स वैल्यू। जैसे ऑर्डर पेज पे आ गए, यहाँ पे बता रहा है 6.99 मेरी आइटम प्राइस है। ठीक है, और अभी टैक्सेस मैंने पे कर दिया तो जीरो आ रहा है, बाकी यहाँ पे टैक्स वैल्यू भी बताएगा कि आपकी टैक्स वैल्यू कितनी है। तो अगर कोई भी टैक्सेस आप कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, फिर आपको नेट इनकम आपकी आप रखोगे, जो भी नेट वैल्यू थी आपकी कस्टमर की, जो भी एक्सपेंसेस हो गए, वो आपकी ऑलरेडी आप शो कर दोगे। उसके बाद टैक्स वैल्यू जितने भी कस्टमर से लिए, जैसे 100 रुपया प्रोडक्ट था, 118 रुपये आपने एमआरपी रखी है, तो 18 रुपए जो होंगे ना, वो आपको मंथली, जो भी आप अगर जीएसटी ले रखा है आपने, तो आपने को है ना मंथली आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 18% आपकी सेल्स का। जैसे आपने ना 118 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। ठीक है, तो आपके 1180 रुपये आपका 10 प्रोडक्ट का आया एक महीने में, तो 180 रुपये उसके अंदर टैक्स प्राइसेस हो गया। तो आपको 180 रुपये आपकी गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपये आपके पास रखोगे आप। ठीक है, उसकी इनवॉइसेस सबमिट करनी होती है। तो ये सारा टैक्स सेशन में आता है। तो डिजिटल गुड्स जो भी होते हैं उसके लिए वैट लगता है। तो आपकी जो भी कंट्रीज है
उसमें जो वेट कलेक्ट हो रहा है, जो भी वेट चार्जेस है, वो आप अपडेट कर सकते हो इसको चेक मार्क करके यहाँ से। ओके, तो जो भी टैक्स और ड्यूटीज है वो आपको यहाँ अपडेट करनी होती है। अगर कस्टमर के लिए आप अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो आपको करनी पड़ेगी, या वो सेटअप करके देगा, ठीक है, या फिर आपका खुद का स्टोर कर रहे हो तो आपको खुद को करनी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना लोकेशन। ठीक है, लोकेशन अपन ने देखा था, इसमें भी आ रहा था स्टोर डिटेल्स में। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वहां से भी आप लोकेशन इसको अपडेट कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी डिफॉल्ट लोकेशन मैंने कर रखी है यूनाइटेड स्टेट। आप और भी अगर आपकी ब्रांचेस है या और किसी और जगह से भी आप आपका बिजनेस रन करते हो, जैसे कनाडा से कर रहे हो या इंडिया से कर रहे हो या यूके से कर रहे हो, ठीक है, तो वहां के भी आप यहाँ पे ऐड लोकेशन के बटन पे जाके आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लोकेशन। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप ऐड करोगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ मैनेज द प्लेस यू स्टॉक इन्वेंट्री, फुलफिल ऑर्डर इन सेल प्रोडक्ट, यू आर यूजिंग वन ऑफ 1000 लोकेशन अवेलेबल ऑन योर प्लान। ठीक है, आपका जो भी प्लान होगा उसमें वो कितनी लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ 1000 तक लोकेशन डाल सकते हो। हायर प्लान में 1000 लोकेशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, देखो, मैनेज द प्लेस यूर स्टॉक इन्वेंट्री, फुलफिल ऑर्डर एंड सेल प्रोडक्ट मतलब आपकी स्टॉक इन्वेंट्री किस किस कंट्री में है, कहाँ कहाँ से आप ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे हो और प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो, वो कंट्री ही आप ऐड करोगे। ओके, तो अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरा यूएस में भी है, कनाडा में भी है, इंडिया में भी है, यूके में भी है, मैं 4 जगह सेल कर रहा हूँ, तो आपको 4 लोकेशन यहाँ ऐड करनी है। ठीक है, फिर उसकी स्टॉक इन्वेंट्री भी, जब इन्वेंट्री पार्ट में जाते हैं अपन, तो वहां पे स्टॉक इन्वेंट्री भी लोकेशन वाइज अपडेट होती है कि किस किस लोकेशन पे कितना कितना स्टॉक आया है, वो इन्वेंट्री उस हिसाब से वहां वहां पे अपडेट होगी उस प्रोडक्ट की। ओके, फिर ऐप लोकेशन आ जाती है, ऐप कहाँ कहाँ के लोकेशन की है, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है जब भी आप थर्ड पार्टी ऐप जो भी है उसको इंस्टॉल करते हो उस पर। उसकी मैनेटरी का जो इन्वेंट्री वो कहाँ से मैनेज हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक, जैसे अभी मैंने पेंटिफाई कर रखा है, तो ऑटोमेटिक वो अपडेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हो गया अपना लोकेशन पार्ट। ओके, उसके बाद आ गया अपना गिफ्ट कार्ड। ठीक है, गिफ्ट कार्ड अपन ने देखा था वहां पे बाहर के जो डैशबोर्ड पे, शॉपिफाई पे, कि अपन गिफ्ट कार्ड जो बनाते हैं कस्टमर के लिए, ठीक है, वो किस तरीके से उसको है ना क्रिएट करते हैं और किस तरीके से कूपन या बना के अपन स्पेसिफिक कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो सेटअप है वो यहाँ से भी हो सकता है। अ, हाँ, डिस्काउंट्स बनाए या फिर आपने जो भी ऑफर क्रिएट किए हुए हैं, वो सारा सेक्शन जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑटो, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे करनी है आपको। ठीक है, ऑटो एक्सपिरेशन। ठीक है, सेट योर गिफ्ट कार्ड टू एक्सपायर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर दे हैव बीन परचेज्ड। ठीक है, अब उसमें आप सेटिंग्स दोगे, वहां गिफ्ट कार्ड जनरेट कर लिए, उसकी सेटिंग्स यहाँ से, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर्ड, मतलब आप जो भी गिफ्ट कार्ड बना रहे हो, गिफ्ट कूपन, गिफ्ट सेक्शन में जाके बाहर से, ठीक है, जो बाहर जो अपना सेक्शन था यहाँ पे गिफ्ट्स का, मार्केटिंग के अंदर, डिस्काउंट्स में, सॉरी, ठीक है, डिस्काउंट में जो था अपन यहाँ पे कूपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी आप कूपन क्रिएट कर रहे हो, जो भी गिफ्ट कार्ड बना रहे हो, ठीक है, उन गिफ्ट कार्ड को कभी भी एक्सपायर नहीं होने देना है कि एक्सपायर नहीं हो वो, मतलब कस्टमर जब चाहे उसको लाइफ टाइम यूज कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर रखना है आपको, तो आप इसको सेलेक्टेड रखोगे, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर्ड। ठीक है, और अगर गिफ्ट कार्ड एक्सपायर्ड करने कि कितने टाइम में वो एक्सपायर्ड हो जाए, तो आप ईयर मंथ डे सब सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कर लिया 5 मंथ के लिए, जब भी गिफ्ट कार्ड बनाओगे, जिस दिन आप बनाओगे, तो उसमें डेट्स आती है चूज करने की, कि जैसे आप है ना आने वाला टाइम है कि आपको है ना न्यू ईयर पे है ना गिफ्ट कार्ड बना रहे हो कोई, कि न्यू ईयर तक वो वैलिड है। ठीक है, तो आप डेट सिलेक्शन करोगे, जैसे आज की डेट अगर एग्जांपल के लिए 1 जून है, ठीक है, तो 1 जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 7 मंथ डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव कर दोगे, तो क्या होगा, वो गिफ्ट कार्ड है वो 7 मंथ के लिए वैलिड होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप मेन सेटिंग कर सकते हो, लेकिन जब आप वहां पे गिफ्ट कार्ड आप क्रिएट करोगे, तब वहां पे डेट सिलेक्शन का आता है कि आप गिफ्ट कार्ड को किस डेट से किस डेट तक है ना वैलिड रखना चाहते हो। ओके, और अगर आप उसको लाइफ टाइम के लिए भी वैलिड रखते हो, एग्जाम्पल के लिए वहां पे आपने रख दिया कि कस्टमर को सेंड कर दिया लाइफ टाइम के लिए वैलिड, ठीक है,
नॉन एक्सपायर्ड। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सेटिंग में डाल दिया गिफ्ट कार्ड एक्सपायर्ड इन, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपने सब गिफ्ट कार्ड के लिए होगा ये सेटअप, ठीक है, आपने 1 ईयर कर दिया, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक एक्सपायर कर देगा आपके उस लाइफ टाइम वाले गिफ्ट कार्ड। क्लियर? तो यहाँ से आप मेन सेटिंग्स कर सकते हो कि वहां से आप कोई भी गिफ्ट कार्ड जनरेट कर रहे हो, लेकिन उसकी वैलिडिटी वहां पे जो भी रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कुछ सेटअप कर दिया अगर गिफ्ट कार्ड एक्सपायरी की डेट, तो फिर ये उसके हिसाब से काम करेगा। ओके, इसलिए मोस्टली, हाँ, नहीं वो सारा सेटअप जो होता है जब आप वहां पे गिफ्ट कार्ड बनाओगे ना, कूपन, तो उसमें सीखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ उसके इंटरनल सेटिंग है, तो हमेशा अपन को यहाँ पे क्या रखनी है, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर। ओके, ताकि वहां पे अपन ऑलरेडी जो भी गिफ्ट कार्ड बनाएंगे उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा वहां पे। ओके, वो डे के लिए बनाना है, मंथ के लिए बनाना है, स्पेसिफिक डे के लिए बनाना है कि न्यू ईयर के लिए या फिर क्रिसमस के लिए, तो उस तरीके से ही बना सकते हैं। जब अपन गिफ्ट कार्ड में कूपन क्रिएट करेंगे तब अपन सीखेंगे स्टोर डिजाइनिंग में किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर्ड। फिर आ जाता है एप्पल वॉलेट। ठीक है, इसमें लिखा है गिव योर कस्टमर ए डिजिटल गिफ्ट कार्ड टू यूज ऑनलाइन और इन योर रिटेल स्टोर। ठीक है, तो बहुत सारे यूज करते हैं ना, एप्पल पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, एप्पल वॉलेट से ना वो पेमेंट्स कर रहे हैं, एप्पल बहुत सारी आपने अगर देखा होगा, अमेजोन पे आता है कि आप फोन पे से या फिर गूगल पे से पेमेंट करोगे तो आपको कुछ है ना ऑफर मिल रहा है, गिफ्ट कार्ड मिल रहा है ना, डिस्काउंट मिलता है, स्टंट डिस्काउंट है या कैशबैक मिलेगा। उसी तरीके से एप्पल वॉलेट से ना इसने इंटीग्रेट किया हुआ है शॉपिफाई ने। ठीक है, तो आप है ना इसको इनेबल कर सकते हो। तो इससे है ना गिफ्ट कार्ड भी दे सकते हो आप कस्टमर को किसी तरीके का एप्पल वॉलेट का, कि आप एप्पल वॉलेट से पे कर रहे हो तो आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा उसमें। तो आप उसका सेटअप कर सकते हो, जैसे कलर चेंज कर सकते हो। इस गिफ्ट कार्ड सेक्शन बना रहे हो आप, तो इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, आप इसमें लोगो लगा सकते हो, आप कस्टम बैनर लगा सकते हो, या लोगो आ जाएगा या बैनर आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा आपका खुद का जिससे पेमेंट करना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके का आप एप्पल वॉलेट का भी सेटअप कर सकते हो। ज्यादातर कस्टमर ये करते नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए वो ज्यादा उसमें सर्विसेज देते नहीं है, सिर्फ पेमेंट सर्विसेज ही देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड सेटअप, इंटरनल सेटअप यहाँ पे करोगे। जो कि कूपन क्रिएट करने हैं वो आपका डिस्काउंट कोड में ही बनेगा। ओके, ठीक है, फिर गिफ्ट कार्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना सेक्शन आता है इसके अंदर, मार्केट्स। ठीक है, तो ऊपर मार्केट्स लिखा हुआ है, इसमें आप डेट के हिसाब से देख सकते हो, ऐड मार्केट कर सकते हो इसमें। और ठीक है, मार्केट क्या है, आप किस मार्केट के अंदर आपके ना जो भी प्रोडक्ट है या फिर आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो वो आप किस मार्केट में देना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे यूनाइटेड स्टेट डाल के स्टोर बनाया हुआ है स्टोर सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट क्या आ रहा है मेरा, यूनाइटेड स्टेट, कि मैं प्रोडक्ट सेल भी वहीं से कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट परचेज भी वहीं से कर रहा हूँ, और सेल में ना मेन मार्केट जो है मेरा वो यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद मैं सेकंड मार्केट इंटरनेशनली सेल कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ से मार्केट ऐड कर सकते हो कि किस मार्केट में आप सेल करना चाहते हो। अगर आप इंडिया में करोगे तो आप लोकेशन पे जाके इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्टोर डिटेल्स पे जाके इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, जहां से परचेज कर रहे हो और उसी कंट्री में सेल कर रहे हो स्पेसिफिक, तो आप ऐड मार्केट करके और वहां किस मार्केट में सेल करना चाहते हो तो ऐड मार्केट में क्लिक करके और वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ लिखा है बिकम ए ट्रू ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस, चूज द कंट्री एंड रीजन यू वांट टू सेल टू। ठीक है, कस्टमाइज फीचर लाइक लैंग्वेज, करेंसी एंड डोमेन, यूज रिकमेंडेशन टू ग्रो योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, एट रिकमेंडेड मार्केट। तो यहाँ क्लिक करके आपको जो भी रिकमेंडेशन देता है वो भी आप चूज कर सकते हो, और आप अपनी चॉइस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जितने भी कंट्रीज है वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड मार्केट पे जाओगे, जो जो कंट्री ऐड करनी है आप उसको ऐड कर दो, उस मार्केट में आप सेल या परचेज या फिर सर्विसेज आपकी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्केट सेट करना है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए सेटअप आ गया है, अभी तक जो इनेबल नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ दे रखा है। जैसे अपन पेमेंट्स में गए थे तो वहाँ आ रहा था शॉपिफाई पेमेंट, तो आप जब सेटअप कर दोगे तो ये सारे रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, तो जो भी अपन ने यहाँ पे सेटअप नहीं किए वो सारे रिकमेंडेशन वापस से वो देगा कि आप इनेबल कर लो शॉपिफाई पे को, स्टार कलेक्टिंग ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट टैक्सेस। तो अभी अपन ने देखा था टैक्सेस हो रही है, तो ये सेटअप कर दोगे तो यहाँ पे वो नहीं आएगा रिकमेंडेशन। एड ए मार्केट फॉर कनाडा,
तो ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप कनाडा मार्केट भी ऐड करके रख सकते हो। कनाडा मेक्स अप 33% ऑफ इंटरनेशनल सेल्स वॉल्यूम टू स्टोर इन यूनाइटेड स्टेट। मतलब कनाडा मार्केट भी बहुत सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट पे जो भी है ना बिजनेस करता है उसको। तो आप उसको भी एक सर्विसेज में डाल के रख सकते हो। तो आप यूनाइटेड स्टेट और कनाडा दोनों को साथ में लेके बिजनेस करो अभी भी करो तो। ठीक है, तो ये सजेशंस दे रहा है। ठीक है। तो ये हो गया मार्केट, कि जो जो भी मार्केट आपको जिस जिस कंट्री का मार्केट आपको कवर करना है बिजनेस करने के लिए उसको आप ऐड कर सकते हो। पहले स्पेसिफिक ऐड कर लो, स्पेसिफिक ऐड करने के बाद में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये आपका मार्केट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐप एंड सेल्स चैनल्स। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब भी आप कोई स्टोर बनाते हो, अपन ने देखा था सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया था अपन ने, तो उसमें आ रहा था कि आप कौन सा ना स्टोर बनाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ऐसे कैटेगरीज आती है 3 4 फर्स्ट स्टेप में, है ना। तो जब अपन वहां से सिलेक्शन करते हैं ना, तभी है ना ये सारी चीजें, कुछ चीज होती है तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐप एंड सेल्स चैनल। फिर आ रहा है डेवलपर ऐप। फिर आ रहा है शॉपिफाई ऐप स्टोर। तो अपन ने देखा था शॉपिफाई ऐप स्टोर का, इस पे क्लिक करने पे अपन इसके स्टोर पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे आप ऐप और सेल्स चैनल इसके कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो शॉपिफाई में बोला जाता है इसे ऐप एंड सेल्स चैनल, और वर्डप्रेस में बोला जाता है प्लगइन्स। ओके, प्लगइन्स या एक्सटेंशंस। ठीक है, तो दोनों के नाम अलग अलग है बट है एक ही चीज है। ठीक है, अब इसमें आ रहा है जैसे अभी है ना ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड है मेरा ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर उसके लिए होता है जब आप ई कॉमर्स कोई भी प्रोडक्ट सेल के लिए कोई चैनल कनेक्ट करते हो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके पास कोई ना कोई जो चैनल है वो कनेक्ट होना चाहिए स्टोर का ऑनलाइन सेल करने का। जैसे ना अगर आप विक्स स्टोर पे जाते हो तो वहां पे भी ऑनलाइन स्टोर होता है, वो कनेक्ट करना होता है। ओके, आप वर्डप्रेस पे जाते हो तो वहां पे भी आपके लिए कोई ना कोई सेल्स चैनल या ऐप होगा, उसको आपको कनेक्ट करने पड़ेगा, तब आपके पास ये सारी सर्विसेज आएगी कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है, टाइटल आ रहा है, यहाँ पे आपका प्राइस शो कर रहा है या बटन आ रहा है। ओके, प्रोडक्ट पेज आ रहा है। प्रोडक्ट पेज कहाँ से आता है, जब आप ऑनलाइन स्टोर जो ऐप है उसको कनेक्ट करते हो आपके वेबसाइट से। ओके, तो पहले तो अपन थीम कनेक्ट करते हैं, तो थीम से ये सेटअप होता है कि लेआउट हुआ है, आपकी वेबसाइट का लेआउट आया है ये। ओके, उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टोर कनेक्ट करना पड़ता है, जो ऐप सेल्स चैनल बोलते हैं उसको, ऐप बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, या फिर प्लगइन बोलते हैं। चारों नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ओके, तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन स्टोर कनेक्ट करना पड़ता है जो आपको प्रोडक्ट ऐड करने का इंटरफेस देता है, लेआउट देता है। ओके, क्लियर। तो वो जब आप ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरा ऑनलाइन स्टोर, अगर ये मेरा कनेक्ट नहीं होगा, अनइंस्टॉल कर दूंगा, तो ना तो मेरे यहाँ प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, ना ही मेरा प्रोडक्ट पेज आएगा, ना मेरे बाय बटन और ऐड बटन आएंगे। वो आपको अगर ऐड भी करने हैं, तो कस्टमाइज एक एक सिंगल सिंगल पेज का ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन स्टोर ऐड करना पड़ता है आपकी वेब डिजाइनिंग में। ओके, तो वो कहाँ से ऐड होगा, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाओगे, वहां पे ऊपर सर्च करोगे ऑनलाइन स्टोर, विक्स में जाओगे या वर्डप्रेस में जाओगे, सबके अंदर सेम ही रहता है, आपको ऑनलाइन स्टोर सर्च करना है। तो जो भी आपको यहाँ पे एप्स जो भी आपके लिए वेबसाइट के लिए सुटेबल लगता है, आप उसको इंस्टॉल कर दो। तो मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है तो वो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड पार्टी प्रिंट ऑन डिमांड जो है उसका ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो प्रिंटिफाई का वो ऐप दिखा रहा है। अब आपने कोई इंस्टॉल किया है उसको अनइंस्टॉल कर दिया या अनइंस्टॉल बटन आ रहा है, कभी भी आपको ये नहीं करना है कि जो ऐप आपको काम नहीं आ रहे, तो आपको आपके स्टोर पे उसको रखना है, उसको अनइंस्टॉल करना है जो ऐप काम नहीं आ रहे। ठीक है, अगर इन फ्यूचर 2 महीने 6 महीने बाद काम आएगा तो आपको इंस्टॉल करना है, नहीं तो इंस्टॉल करके नहीं रखते हैं, उससे वेबसाइट की स्पीड जो है वो डाउन हो जाती है। ओके, तो ये मेन की पॉइंट है, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, नोट में रखना है कि आपको अनवांटेड जो ऐप है उनको अनइंस्टॉल ही रखना है। जब भी यूज आते हैं, अगर टेम्परेरी को यूज करना है तो जब भी यूज करना है तभी उसको इंस्टॉल करो, नहीं तो वापस से अनइंस्टॉल कर दो। ओके, जैसे मैंने अभी अनइंस्टॉल पे जाओगे तो मैंने ये दोनों को अनइंस्टॉल कर रखा है, अभी मैं इसके प्रोडक्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको इंस्टॉल करके और अनइंस्टॉल रख दिया। तो मेरे को पता है कि वापस से अगर इसको इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ, मेरे को वापस ऐप स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो ऐप का जो भी है ना सेक्शन है वो यहाँ आता है, तो ऐप की डिटेल्स है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो ये ऐप और सीरीज चैनल हो गया। फिर नेक्स्ट मेन पार्ट आ जाता है, जब अपन कभी भी सेटिंग करते हैं किसी भी स्टोर की, तो डोमेन सबसे पहले ऐड होता है, डोमेन होस्टिंग।
ठीक है। तो होस्टिंग तो देता है आपको खुद शॉपिफाई दे देता है, ठीक है, इसका जो प्लान दे रहे हैं उसमें, ठीक है। और GoDaddy देता है, GoDaddy से आप SSL सर्टिफिकेट वाला डोमेन और होस्टिंग ले सकते हो, ओके। और आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है देखो, बाय और कनेक्ट ए डोमेन, ओके। तो अगर आपने GoDaddy या होस्टिंग या किसी भी थर्ड पार्टी से आपने अगर आपका डोमेन परचेज कर लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन बटन आ रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे और आपका डोमेन जो है उसे ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिक्योर द परफेक्ट डोमेन फॉर योर स्टोर दैट कस्टमर कैन ट्रस्ट एंड फाइंड इजीली, buy a new domain from Shopify or connect a domain you already purchased from a third party like Google Domains and GoDaddy, ठीक है। या तो आप वहां से अगर परचेज कर लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है। जो भी डोमेन परचेज किया है आपने वहां पे, उसको आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। एग्जांपल लिखा है www डॉट कभी नहीं लगता है जब भी आप डोमेन ऐड करते हो, सिर्फ आपका लगेगा आपका डोमेन का नाम प्लस डॉट कॉम। जैसे आपने लिया है एक्स वाई, जैसे आपने एग्जांपल के लिए XYZ ब्रांड डॉट कॉम, ठीक है। तो इसके आगे आपको www डॉट नहीं लगाना है, ओके। सिर्फ आपका ब्रांड जो भी नाम है वो प्लस डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट ORG, जो भी आपने डोमेन लिया है आप वो लोगे। नेक्स्ट स्टेप जाओगे, फिर उसके अंदर ना DNS और उसकी ना डिटेल्स मांगेगा। जब अपन डोमेन ऐड करेंगे, प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाएंगे, तब अपन ये सारा सीखेंगे कि अपने को कैसे करना है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके उसको आप ऐड कर सकते हो, DNS उसका ऐड करके, ओके। और अगर आप शॉपिफाई से ही डायरेक्ट बाय करके आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शॉपिफाई में आप सर्च कर सकते हो आपको जो भी डोमेन चाहिए। जैसे कि गूगल एड पे भी आप सर्च करते हो, GoDaddy पे भी आप सर्च करते हो, ठीक है। तो जैसे बाय आपको यहाँ से करना है डोमेन, GoDaddy पे नहीं जाना है या फिर होस्टिंगर में नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे XYZ फैशन ब्रांड डॉट कॉम, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे को ये वाला डोमेन चाहिए, डॉट कॉम में नहीं डालना है आपको, सिर्फ नाम डालना है, ठीक है। तो ये बता देगा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने खाली XYZ डाल दिया। जैसे आप GoDaddy पे सर्च करते हो ना, मैंने आपको बताया था कि GoDaddy पे कैसे करना है, सेम वो प्रोसेस आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस तो थोड़ी ज्यादा हो उसकी, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। शॉपिफाई भी है ना इन्हीं के थ्रू परचेज करके और डोमेन सेल करते हैं बहुत सारी, जो शॉपिफाई जैसी भी कंपनियां हैं वो थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट होती है, ठीक है। अब देखो XYZ.com देखो अवेलेबल नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी किसी ने परचेज है, नॉट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी नाम है उसको सर्च कर सकते हो, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से सर्च करके जो भी अवेलेबल हो, तो आप उसको यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करके आप यहीं से परचेज कर सकते हो। उससे पहले आपको पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा बाय करने के लिए, ओके। हाँ, ताकि यहीं से पेमेंट हो जाएगा। तो आपको अगर डोमेन परचेज करना है तो दो ऑप्शन है, या तो शॉपिफाई के यही प्लेटफॉर्म से बाय कर दो, या फिर अगर google.com या गूगल डोमेन्स या फिर होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म से आपने थर्ड पार्टी से परचेज किया हुआ है डोमेन होस्टिंग, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर दो उसको, ओके। तो हाँ, आप आपको हमेशा कभी डोमेन अगर परचेज करते हो तो आपके लिए ये टिप है कि आप है ना 3 या 4 मेन प्लेटफॉर्म जो है वर्ल्ड के बड़े प्लेटफॉर्म, उन पे सब पे पहले डोमेन सर्च कर लो, डोमेन अवेलेबल है पहले तो वो मालूम करो, आपको जो भी नाम चाहिए आपकी ब्रांड का, आपके बिजनेस का, वो अवेलेबल है या नहीं है। आपका जब नाम फाइनल हो जाता है कि मेरा एग्जांपल के लिए XYZfashion.com अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद आप शॉपिफाई के यहाँ पे बाय डोमेन पे आओ, यहाँ पे आप सर्च करो यहाँ पे क्या प्राइस में मिल रहा है। GoDaddy पे जाओ वहां पे सर्च करो क्या प्राइस में मिल रहा है। गूगल डोमेन पे जाओ वहां पे सर्च करो और होस्टिंगर पे करो। ऐसे जो भी 4-5 टॉप ब्रांड के जो जो डोमेन सेल करते हैं वहां पे आप सर्च करो, जो आपको सबसे कम प्राइस पे डिस्काउंट पे देता है वहां से परचेज कर लो, क्योंकि सर्विसेज सभी सेम देते हैं। डोमेन लेने में ध्यान आपको यही रखना है, आपके डोमेन लेना है उसके साथ आपको जो भी होस्टिंग है, डोमेन का सिक्योरिटी लेना है आपको, जिसके अंदर आपका है ना पूरा जो भी सिक्योर रहे आपकी जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है। होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग में भी आपकी सिक्योरिटी रहे कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो सिक्योर रहे। और उसके बाद SSL सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। SSL सर्टिफिकेट आपको फिजिकल नहीं मिलता है, आपको वो SSL जब www डॉट लेते हो आप, तो उससे पहले अपन ने सीखा था HTTP होता है, तो HTTPS होना चाहिए आपका जो URL होता है वो। तो आपको SSL सर्टिफिकेट उसमें अवेलेबल है, मतलब आपको मिला हुआ है,
ठीक है। तो आपको एसएसएल मिलना चाहिए, ये चार चीजें हैं जो आपको मिलनी चाहिए। वो आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो जहां से आपको डिस्काउंट चल रहा हो, जहां पे भी आपको ऑफर में मिले, आप उन तीनों चारों मेन वेबसाइट है वहां से परचेज कर सकते हो। ओके। अब जैसे एग्जांपल के लिए डोमेन है, तो अभी मेरा सिर्फ जो टेम्परेरी मैंने बना रखा है, सैंपल स्टोर बना रहा हूँ, इसलिए अभी शॉपिफाई ने एक सैंपल यूआरएल बना रखा है मेरा, हिडन यूआरएल। ठीक है। तो अभी वो यहाँ पे बता रहा है, जैसे आप आपका डोमेन कनेक्ट कर दोगे तो आपका डोमेन का यूआरएल यहाँ दिखाने लग जाएगा। ओके। तो ये हो गया डोमेन सेक्शन, तो अपना डोमेन ऐड यहाँ से होता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है अपना कस्टमर इवेंट्स। ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या कवर किया आज की वीडियो में? अपन ने किया है टैक्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद अपन ने किया लोकेशन, फिर गिफ्ट कार्ड, उसके बाद मार्केट्स, ऐप एंड सेल्स चैनल एंड डोमेन्स। ठीक है। तो आज अपन ने कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, कस्टमर इवेंट। ठीक है। उसके बाद में ब्रांड, नोटिफिकेशन और बाकी के आगे के ऑप्शंस कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो शॉपिफाई का आज का अपन ने ये क्लासेस में कंप्लीट किया है।